हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम फिर से कक्षा 12 की हिंदी की क्लास लेकर उपस्थित हैं, जिसमें हम काव्य सौंदर्य तत्व देख रहे थे। तो काव्य सौंदर्य तत्व में हमने चर्चा कर ली थी रस और छंद की। ठीक है, यानी हमने रस के संदर्भ में चर्चा कर ली थी और छंद के संदर्भ में आपका शेष रह गया था अलंकार। ठीक है ना, क्योंकि काव्य सौंदर्य तत्व होते हैं, काव्य सौंदर्य तत्व सभी लोग जानते हैं। काव्य सौंदर्य तत्व में हम आपको पढ़ा रहे थे रस, छंद और अलंकार। काव्य सौंदर्य जो तत्व होते हैं वो तीन होते हैं। कौन कौन से? इसमें रस आ जाता है, रस, छंद और अलंकार। ये सभी लोगों को मालूम होगा, है ना, कि काव्य सौंदर्य तत्व में क्या क्या पढ़ना है आपको। रस, छंद, अलंकार पढ़ना है। तो इसमें हमने रस की चर्चा कर ली थी, तो ये कंप्लीट हो चुका है। फिर छंद हमने स्टार्ट किया तो ये भी खत्म हो गया। अब आज जो है आपके अलंकार की क्लास होगी, जो भी कंप्लीट नहीं है आप आज इसको भी देखते हैं, कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। यदि हो जाएगा तो, नहीं तो अगले दिन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा हर हालत में। ठीक है, तो आइए, ये दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें चर्चा करना किसकी करना है? अलंकार के संदर्भ में। किसकी? अलंकार की। चलिए देखते हैं। अलंकार, चलिए हेडिंग डालते हैं अलंकार की। अलंकार के देखिए हम संधि विच्छेद करते हैं, जिसका संधि विच्छेद क्या बन जाता है? अलम धन कार बराबर क्या बन जाता है? अलंकार। ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद होता है। चलिए, हमें इसके संधि विच्छेद से विशेष मतलब नहीं है, पहले हमने करके आपको बता दिया। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी पहले सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा। चलिए लिखता हूं मैं इसकी परिभाषा, पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा, है ना। चलिए, अलंकार कहते किसे हैं? तो सभी आप जानते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब अलंकार होते कितने हैं? चलिए, वैसे अलंकार का अर्थ आभूषण से भी होता है। ठीक है ना, तो जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से आभूषण स्त्रियों की शोभा बढ़ाते हैं, है ना, आभूषण जो होते हैं, गहने जो होते हैं वो स्त्रियों की शोभा बढ़ाते हैं, है ना, वहीं जो आपके अलंकार हैं ये हमारे काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको भी अलंकार कहा जाता है। अलंकार होते कितने हैं? तो अलंकार अगर क्वेश्चन सीधे सीधे कभी कभी बन जाता है आपके एग्जाम में कि अलंकार के प्रकार होते हैं, तो आपको सीधे लिख देना होता है 2 प्रकार। ठीक है, कभी 4 या 6 या 8 का ऑप्शन नहीं चुनना है। ठीक है, क्योंकि अभी जो प्री बोर्ड एग्जाम हुआ है तो इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था, अलंकार कितने होते हैं। ठीक है ना, तो उसमें आपको 2 लगाना था विकल्प में। अभी हाई स्कूल का यानी कक्षा 10वीं का जो प्री बोर्ड एग्जाम हुआ है तो उसमें हिंदी में पूछा गया था कि अलंकार के कितने प्रकार हैं, और संधि के भी प्रकार पूछा था। तो संधि को सभी लोग जानते हैं कि संधि 3 प्रकार की होती है, सभी को मालूम है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, है ना। तो आइए देखते हैं अलंकार के भेद, है ना, अलंकार के भेद। तो मुख्य रूप से इसके 2 भेद होते हैं। अलंकार के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। एक होता है आपका शब्दालंकार। क्या होता है? शब्दालंकार। दूसरा होता है अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार क्या होता है और अर्थालंकार किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं पहले शब्दालंकार।
हेडिंग डालते हैं शब्दालंकार की। शब्दालंकार क्या होता है? शब्दालंकार ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, दो प्रकार के होते हैं अलंकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? तो चलिए देखते हैं, जहां काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से बढ़ाई जाती है ना? जहां काव्य की शोभा चलिए लिखते हैं, जब काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से बढ़ती है, शब्दों के काव्य शब्दों के माध्यम से बढ़ती है, जब काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से बढ़ती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं, उसे शब्दालंकार कहते हैं, शब्दालंकार कहते अब शब्दालंकार में आपको पढ़ना कौन कौन से हैं? तो चलिए इसमें बता दूं मैं आपको क्या क्या पढ़ना शब्दालंकार में। तो शब्दालंकार में आपको 3 अलंकार पढ़ना है और यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अनुप्रास, चलिए मैं पेन करके लिखता हूं, अनुप्रास, यमक और श्लेष, इन 3 का अध्ययन हमें शब्दालंकार के अंतर्गत करना होगा। ठीक है, ये 3 अलंकार लिखे हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष, इन्हीं का अध्ययन आपको करना है शब्दालंकार के अंतर्गत। और अर्थालंकार के अंतर्गत आपको जो करना है वो मैं भी इसके जस्ट बाद बताऊंगा। तो क्रम से एक तरफ से इनको पढ़ते चलते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे अनुप्रास अलंकार। ठीक है, हेडिंग डालिए अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार देखिए, जो आपकी परीक्षा में अलंकार बनते हैं तो मैं आपको बता दूं कैसे बनते हैं। इसमें आपको जो मतलब आपके पास आपके जो एग्जाम पेपर में क्वेश्चन बन के आएंगे अलंकार से, तो कुछ ऐसे बन के आएंगे कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए। ठीक है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए, तो आपको लिखना होगा। इस पर सबसे पहले हम इसकी परिभाषा बताएंगे और उसके जस्ट बाद आपको इसका उदाहरण लिख के बताएंगे। सेम ऐसे ही सिचुएशन आपके पेपर में आती है और आपको लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अनुप्रास अलंकार। जब किसी काव्य पंक्ति में जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही अक्षर जब किसी काव्य पंक्ति में कोई अक्षर बार बार आता है। अच्छा, यहाँ शब्द की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई एक अक्षर की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, जब कोई एक अक्षर बार बार आता है
अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। जैसे जैसे यदि आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, जैसे तरनी तनुजा, तरनी तनुजा तट तमाल, तट तमाल तरवर उपछाए। तरवर बहु छाए। अब इसमें आप देख सकते हैं, देखिए ता वर्ण एक बार यहाँ पे आया है, एक बार यहाँ पे आया है, एक बार यहाँ पे आया है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। कितनी बार आया है? 1 2 3 4 बार यहाँ और 5 बार ता आया हुआ है। अच्छा, इसमें वर्णों की आवृत्ति निकाली जाती है। जब इसमें हम ये भी लिख सकते थे, जब किसी काव्य पंक्ति में कोई एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है ना। हमने लिख दिया कि कोई अक्षर बार बार आता है, या हम यहाँ पे लिख सकते थे कि जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है ना। आप ऐसे ही लिख सकते हैं, या तो ये लिखा है सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लिख सकते हैं ये चीज, ठीक है। हाँ, एक चीज हम यहाँ बताना चाहेंगे, आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति, तो आवृत्ति होती है किसी अक्षर का दोहराव, है ना, कि अक्षर कितनी बार दोहराया गया है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं आवृत्ति। तो मैं आपको आवृत्ति निकालने का तरीका बता दूं कैसे निकालना है। जितनी बार अक्षर दोहराया गया हो टोटल गिन लीजिए और उसमें से एक माइनस कर दीजिए, और जितना आ जाए वही अक्षर की आवृत्ति कहलाएगी। जैसे गिनिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ आवृत्ति निकालेंगे तो 5 माइनस 1 कर देंगे, इसकी आवृत्ति कितनी बार हुई है? तो 4 बार आवृत्ति हुई है। कितनी बार हुई है? 4 बार, ठीक है। आवृत्ति कोई पूछे जितनी बार अक्षर आया हो तो एक बार कम कर दीजिए, आवृत्ति निकाल आती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अनुप्रास हो गया, यमक और फ्लेश बताना है। वैसे अनुप्रास के 5 भेद होते हैं, ठीक है ना। जैसे इसके 5 भेद कौन कौन से होते हैं? एक होता है लाटानुप्रास, एक होता है अंत्यानुप्रास, एक होता है श्रुत्यानुप्रास, एक होता है प्रत्यानुप्रास और एक होता है अंत्यानुप्रास, ठीक है। तो अनुप्रास के 5 भेद होते हैं और आपको 5 भेद नहीं पूछेगा, इन्हीं में इसको एक अलंकार पूछेगा, आपको इन्हीं को करना है, ठीक है। मैं सिलेबस ज़्यादा बढ़ा नहीं रहा हूँ, खींच नहीं रहा हूँ। ये आपके परीक्षा के एग्जाम से, यानी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो मैटर सही है, संक्षिप्त है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट फंसेगा, वही चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। तो बिना लापरवाही किए सब लोग इसको नोट कर लीजिए। मैं अगला अलंकार जो है लिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अनुप्रास हो गया, यमक और फ्लेश बचे हैं 3 का नंबर। चलिए अनुप्रास हो गया, अब आपको लिखना है यमक। यमक अलंकार, चलिए लिखिए। जब किसी काव्य पंक्ति में कोई एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए तथा प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो,
पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है। ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय। कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय। व खाए बौराय जग, य खाए बौराय जग। य खाए बौराय जग। व पाए बौराय। ठीक है। कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय। या खाए बौराय जग व पाए बौराय। यहाँ पे ये कनक जो शब्द आया हुआ है, इस कनक के दो अर्थ हैं। एक अर्थ होता है सोना और एक अर्थ होता है धतूरा। शब्द देखिए एक ही शब्द है, दो बार आया हुआ है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ क्या हुआ है, भिन्न भिन्न हुआ है। इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार हुआ। आप इसको नोट कर लीजिए आराम से। ठीक है। और अगला लिखते हैं अलंकार। अनुप्रास यमक और फ्लेश। अब अगला है फ्लेश अलंकार। हेडिंग डाल लीजिए, फ्लेश अलंकार। श्लेष अलंकार। जब किसी काव्य पंक्ति में, जब किसी काव्य पंक्ति में या किसी काव्य पंक्ति में कोई एक शब्द एक ही बार आए, जब किसी काव्य पंक्ति में कोई शब्द एक ही बार आए, एक ही बार आए तथा उसका अर्थ एक से अधिक हो, उसका अर्थ एक से अधिक हो, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होता है। तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे चलिए नीचे नहीं आ पाएगा तो मैं जैसे ऊपर लिखे दे रहा हूं मिटाकर इसको। ठीक है। जैसे लिखिए यहाँ
चिरंजीवो चिरंजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर क्यों न स्नेह गंभीर को घटे ब्रह्मानुजा हो घटी ए ब्रह्मानुजा ब्रह्मानुजा हे हलधर ए हलधर के वीर ए हलधर के वीर। चलिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ब्रह्मानुजा के और हलधर के दो अर्थ हैं दोनों के, ठीक है। ब्रह्मानुजा को अगर हम देखें तो एक बार बन जाएगा क्या, वृषभ धन अनुजा, वृषभ धन अनुजा बनेगा क्या, यही ब्रह्मानुजा यानी जो ब्रह्मानुजा है, ब्रह्मानुजा के दो अर्थ हैं, ब्रह्मानुजा के दो अर्थ क्या है, एक है वृषभ धन अनुजा और दूसरा क्या है तो मैं आपको उसको बता दूं, एक हो जाएगा ब्रह्मानु, क्या हो जाएगा ब्रह्मानु धनजा। ब्रह्मानुजा मतलब होता है वृषभ धन अनुजा का मतलब हो जाता है वृषभ मतलब होता है बैल और अनुजा में होती छोटी बहन, तो बैल की छोटी बहन, एक अर्थ इसका हो जाएगा गाय, एक हो जाएगा ब्रह्मानु धनजा मतलब हो जाएगा ब्रह्मानु की पुत्री अर्थात राधा। ब्रह्मानु मतलब क्या था, ब्रह्मानु की पुत्री, जा मतलब जन्मी हुई है ना, जन्म दी हुई, तो ब्रह्मानु की पुत्री मतलब राधा। तो आप यहाँ दो अर्थ निकाल सकते हैं, ब्रह्मानुजा का एक अर्थ होता है राधा, ब्रह्मानुजा का एक अर्थ होता है गाय, ठीक है, एक अर्थ होता है गाय, एक का होता है राधा। और देखिए सब एक ही बात है, इसी तरह हलधर में सेम चीज हो जाएगी। अगर हम हलधर की बात करें तो हलधर में क्या होगा, यही तो होगा हलधर में भी, तो हलधर में दो अर्थ निकलेंगे, एक हलधर बलराम को कहते हैं बलराम और एक हलधर का होता है बैल, क्योंकि हल को धारण करने वाला होता है। ये दो अर्थ इसके भी हो गए। अच्छा यहाँ पे क्या है आपका श्लेष अलंकार है, ठीक है। तो चलिए आज शब्द अलंकार खत्म हो गए, अब हम अगले दिन जो है बात करेंगे तो अर्थ अलंकार के संबंध में चर्चा शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक अर्थ अलंकार जो है हम कल खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए कल जो पढ़ाना है वो है अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार। चलिए इसको डाल दीजिए, इसको हम जो है इसके संबंध चर्चा कल करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नई वीडियो सब, तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए।